नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खम्बागणी, राम राम साहब, सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। गला खराब है इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी। डॉक्टर आशीष नाडा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सर ओवर टू यू। आई विल नॉट स्पीक मच। जी गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो गायत्री जी, आपके जज्बे को सलाम है कि ऐसी खराब तबीयत में भी आप नॉन स्टॉप अपना एक्शन चालू रखे हैं, क्योंकि आप उस लाइन से प्रेरित हैं, द शो मस्ट गो ऑन। इसीलिए आप आज भी देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी बेस्ट न्यूज हैं, बेस्ट एनालिसिस हैं, वो लेके आप इस शो पे आती हैं। बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री जी, आज का जो हमारा जो इश्यू है ना, वो है तो पुराना पुराना बोले तो वही लिक्वर स्कैम और वही की एक्यूज्ड कौन। इस समय तो एक ही चर्चा है, मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया जी के अब जो आसपास एक शिकंजा सा कसा जा रहा है ना, और वो ऐसा फुल प्रूफ एयर टाइट केस ईडी और सीबीआई मिलकर तैयार कर रहे हैं कि जिसमें अलग अलग पैंतरों से मनीष सिसोदिया और पूरी आप छटपटा रही है, फड़फड़ा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से क्लोजली निटेड वूविंग की जा रही है ना, वो वीविंग इतनी स्ट्रांग होगी कि ये उससे बच के निकल नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे डॉक्टर हांडा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके दर्शकों को थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा, ज्यादा पीछे नहीं। कि अभी 1 तारीख को एक सुनवाई के लिए मनीष सिसोदिया जी को बेल प्ली के लिए कोर्ट में बुलाया गया था, समन किया गया था। ये क्यों था? क्योंकि ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की थी मई 4 को, जिसके लिए 1 जून की डेट दी गई थी, उनको समन किया गया था कोर्ट में। ये मुद्दा क्या था वो समझ लेते हैं। मुद्दा ये था कि सिसोदिया जी चाहते हैं मुझे बेल दे दी जाए। ईडी कहती है इनको बेल मिलना पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट कहता है दोनों अपना अपना पक्ष रखो। तो ऐसे में कोर्ट ने इनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। बेल को रिजेक्ट जब किया तो कहा क्या? कहा ये कि इस व्यक्ति के पास 18 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो ये गवर्न करता था, 18 पोर्टफोलियोज, एंड होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और जितने भी गवाह इसके अगेंस्ट हैं, जैसे कि अप्रूवर जो भी बने हैं, पहले दिनेश अरोड़ा बने हैं, अभी एक और बन गए हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको उनके बारे में, वो सब मोस्टली गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो अगेंस्ट उनके जो भी किस मीटिंग में गए, कहां मीटिंग हुई, कौन कौन प्रेजेंट था, तो जो भी उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, ज्यादातर या तो वो बिजनेसमैन होंगे या वो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। बिजनेसमैन होंगे तो उनसे डर जाएंगे कि भैया अभी हम खत्म नहीं हुए, हम अभी आगे भी तुमको देख लेंगे, हमारी सरकार वहीं की वहीं है। क्योंकि ये किसी को पता नहीं मनीष सिसोदिया तक ये बात रुकने वाली है या बिग बॉस जो आपके हैं, ऑल ओवर इंडिया के बिग बॉस तो कोई और हैं, लेकिन जो आपके बिग बॉस हैं उन तक भी इसकी जांच की आंच आना लगभग तय है। और ऐसे में कोर्ट ने कह दिया कि अगर इनको हम बेल देते हैं तो ये डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगे विटनेस को, इसलिए हम इनको बेल नहीं देंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस चार्जशीट में कुछ ऐसे जबरदस्त पॉइंट्स और खुलासे हुए जिसकी वजह से कोर्ट को इतने स्ट्रॉन्ग बात कहने पे मजबूर होना पड़ा कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जिसके चलते हम मनीष सिसोदिया को बेल देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये पहली ऐसी चार्जशीट थी ईडी की जिसके अंदर उन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे हुए इल्जामों को क्वालिफाई और क्वांटिफाई दोनों किया। एग्जैक्ट लैंग्वेज में उन्होंने ये कहा कि इन्होंने 2.2 करोड़ की ब्राइब ली है। एग्जैक्ट अमाउंट 2.2 करोड़। अब तक इनडायरेक्ट एलिगेशंस थी कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है एज एन एक्साइज मिनिस्टर, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के अलावा ये एक्साइज मिनिस्टर की पोर्टफोलियो को भी होल्ड किए हुए थे, इन्फ्लुएंशियल थे, 18 पोर्टफोलियो थे और एक्साइज मिनिस्ट्री खास इनके पास थी। 2.2 करोड़ की ब्राइब किससे ली इन्होंने? 2.2 करोड़ की ब्राइब ली इन्होंने अमित अरोड़ा से। अमित अरोड़ा कौन है? ओनर है जी ये बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का। अच्छा, किसके थ्रू ली? ये इंटरेस्टिंग है कि अमित अरोड़ा से इन्होंने ब्राइब ली दिनेश अरोड़ा के माध्यम से। अब ये दिनेश अरोड़ा कौन है? दिनेश अरोड़ा वो है जो मनीष सिसोदिया का बहुत क्लोज एड था ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ एक्साइज। इतना क्लोज एड था कि अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी एक इंसिडेंस बताया जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी गई थी जिसमें मनीष सिसोदिया जी, साउथ लॉबी और बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे ऑफिशियल्स
इसमें एक्साइज से जुड़े हुए सभी लोग थे। उस मीटिंग में दिनेश अरोड़ा जी 15 मिनट लेट पहुंचते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले पहुंचे हुए हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स बिजनेसमैन पहुंचे हुए हैं, दिनेश अरोड़ा जी 15 मिनट लेट पहुंचते हैं। लेकिन जब तक दिनेश अरोड़ा जी नहीं पहुंचते हैं, ये मीटिंग शुरू नहीं की जाती। दूसरा, जैसे ही दिनेश अरोड़ा जी पहुंचते हैं हॉल में, मनीष सिसोदिया जी खुद उनको इशारा करते हैं कि आइए, आप मेरे पास आइए, और उनको अपने साथ वाली सीट पे, राइट साइड पे बिठाते हैं, गिविंग अ क्लियर इंडिकेशन टू एवरीवन प्रेजेंट इन द मीटिंग कि ही इज माय राइट हैंड, एंड इन केस ऑफ एनी डिस्कशन whatsoever you may need or require to close the deal with us, he is the right man whom you need to contact. इतने इंपॉर्टेंट जो दिनेश अरोड़ा जी थे, वो इनकी बदकिस्मती मनीष सिसोदिया जी की कि वो नवंबर 2022 में ही सीबीआई के सामने अप्रूवर बन चुके हैं। उनको अप्रूवर बने हुए भी 6 महीने हो गए हैं, और वो ऐसी ऐसी बातें इस समय बता रहे हैं जिनकी वजह से मनीष सिसोदिया एंड द होल गैंग इंक्लूडिंग द साउथ ग्रुप इज फॉलिंग इनटू अ बिग 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 सूप। ये बात अभी धीरे धीरे मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। राइट, हुआ क्या, अब ये समझते हैं कि अमित अरोड़ा जी ने, अमित अरोड़ा जी कौन, बिजनेसमैन, राइट, अमित अरोड़ा जी ने अपनी 9 अप्रैल की स्टेटमेंट में ये कहा कि मैंने मनीष सिसोदिया जी को 2.2 करोड़ रुपया दिया है। वो 2.2 करोड़ रुपया जो कैश में मेरे पास पैसे आते थे मेरे बिजनेस से, उस पैसे से मैंने इनको इंस्टॉलमेंट्स दी हैं। पहली इंस्टॉलमेंट दी गई थी अप्रैल 2021 के सेकेंड वीक में, और बाकी बचा 1.2 करोड़ दिया गया था अगले 2-3 महीनों के अंदर। ये सारी बातें अमित अरोड़ा जी ने बताई हैं, जो अभी तक गवर्नमेंट अप्रूवर नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, राइट। और दूसरी बात यह भी है कि इसकी डिटेल भी बताई अमित अरोड़ा जी ने। वो डिटेल क्या थी कि उनसे पूछा गया कि आपने पैसे क्यों दिए, आप चाहते क्या थे, आपको ये 2.2 करोड़ क्यों देना था। तो उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पे उनके लिक्वर वेंट्स थे, उस लिक्वर वेंट में वो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे थे। अब जब नई लिक्वर पॉलिसी आई तो उसके चलते हुए मल्टीपल वेंट्स हर जगह खुलने थे, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट। वो ये नहीं चाहते थे कि उनका कोई कंपटीटर हो, तो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी से कई मीटिंग्स की थ्रू दिनेश अरोड़ा जी, हु वाज द मिडलमैन, और ये शर्त रखी कि हम ये चाहते हैं कि आप नई लिक्वर पॉलिसी में एक क्लॉज डाल दीजिए कि एयरपोर्ट में जो ऑलरेडी चल रहा है बिजनेस, उसके अलावा किसी को वहां नया वेंट खोलने की एनओसी नहीं दी जाएगी। और मनीष सिसोदिया जी ने इस चीज के लिए एग्री किया और कहा बाकी बातें आप दिनेश अरोड़ा जी से कर लीजिएगा। और दिनेश अरोड़ा जी ने उनको बताया कि आपका काम तो हो जाएगा, पर इसके लिए आपको तकरीबन 2.5 करोड़ देने पड़ेंगे। स्पेसिफिकली 2.2 करोड़ रुपया के बाद सेटल हुई, और उस 2.2 करोड़ का 1 करोड़ पहले दिया गया और 1.2 करोड़ अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में बाद में दिया गया, जो सारा का सारा उन्होंने बताया। और ईडी ने इस सारे अमाउंट को उनके कंप्यूटर की टैली से मैच कर लिया है। This has been matched through the tally software installed in the computer of Amit Arora. अब आप समझ रहे हैं कितना क्लोज निटेड गेम खेलते हुए ईडी आगे बढ़ रही है कि मनीष सिसोदिया जी को उससे बाहर निकलने का कहीं दूर दूर तक कोई मौका मिलने वाला नहीं है, ऐसा हम लोगों को बहुत अच्छे से लगता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आपकी स्टेटमेंट क्या आती है, डायरेक्ट एलिगेशन ऑन आवर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो कि एक संवैधानिक रूप में स्वतंत्रता से काम कर रही हैं, कि ईडी इज फैब्रिकेटिंग स्टोरीज एंड इट इज डिवॉइड ऑफ एनी सब्सटेंशियल एविडेंस व्हाटसोएवर। ठीक है, ये अपने को मन को खुश करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरा वज्रपात आम आदमी पार्टी के सभी झूठे दावों पे कब हो गया, जब एक और बिजनेसमैन जिसका नाम है पी शरत चंद्रा रेड्डी। ये पी शरत चंद्रा रेड्डी कौन है, ये एक बिजनेसमैन है, साउथ लॉबी को बिलोंग करता है। ये भी अप्रूवर बन गए, ये बने ईडी के ऑन मई 29। आपके ऑडियंस को जानना होगा कि दो एजेंसीज पैरेलल काम कर रही हैं, सीबीआई एंड ईडी। सिसोदिया को भी दोनों ने अरेस्ट किया है। सीबीआई ने अरेस्ट किया था फरवरी 26 को और ईडी ने अरेस्ट किया मार्च 3 को। दोनों पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। इसीलिए अब इतना क्लोज नेक्सस बनाया जा रहा है, एक इस तरह से नेट
वीव किया जा रहा है सिसोदिया के अगेंस्ट कि जो पहला अप्रूवर बना दिनेश, वो बना सीबीआई का अप्रूवर, और अब जो अप्रूवर बना है पी शरत, वो बना है ईडी का अप्रूवर। दोनों को ध्यान से देखिएगा। ये ईडी का अप्रूवर जो बना, इसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो अब तक पब्लिक प्रीव्यू में थी ही नहीं, जो ईडी की चार्जशीट में ये बातें निकल के कोर्ट के सामने आई। जो ये शरत है, ये हैदराबाद बेस्ड एक फर्म है ऑरोबिंदो फार्मा, जो कि इसमें लिक्वर में डील करती है, इसको हेड करते हैं और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के लिंक में हैं, जिनसे इनकी मीटिंग हुई। जो इन्होंने खुद बताया कि अब मैं अप्रूवर बन गया हूं तो मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। इन सबको लिक्वर पॉलिसी से होने वाले फायदे के बारे में बताया गया, मोटिवेट किया गया कि आप भी इस बिजनेस का हिस्सा बन के कैसे दुगुना तिगुना चार गुना पैसा, करोड़ों कमा सकते हैं। और ईडी चार्जशीट में ये क्लियर बताया गया कि मई 4 को, ध्यान से समझिएगा आप, मई 4 को यही पी शरत उस इंपॉर्टेंट मीटिंग में प्रेजेंट थे, जिस इंपॉर्टेंट मीटिंग में साउथ ग्रुप के बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, इंक्लूडिंग के कविता एंड अदर मेंबर्स ऑफ बीआरएस। ये सब ईडी की चार्जशीट में मेंशन हो चुका है। इसके अलावा समीर महिंद्रू भी वहां प्रेजेंट थे, अरुण पिल्लई भी वहां प्रेजेंट थे, और के कविता ने उसी मीटिंग में समीर महिंद्रो ऑफ इंडो स्पिरिट को कहा कि अरुण पिल्लई इज लाइक आवर फैमिली, और उनके साथ बिजनेस करना यानी मेरे साथ बिजनेस करना है। यानी एक सीएम की बिटिया, खुद एक कॉर्पोरेट, जब किसी को कहे कि भैया इस व्यक्ति के साथ अगर तुम डील कर रहे हो ना, तो ये ऐसा ही है जैसे मेरे साथ डील कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहे हो कि मेरे बिहाफ पे वो सारी बातें ये व्यक्ति यानी अरुण पिल्लई आपसे करेगा, जो कि मैं अपने मुंह से कह नहीं सकती। क्या देना है, क्या लेना है, क्या रूट होगा, क्या तरीका होगा। यानी उस मीटिंग में भी ये पी शरत अवेलेबल थे, और ये सारी की सारी पॉलिसी कोर्ट ने कह दिया है। एक होता है कि पॉलिसी बनी, उससे आपने फायदा उठाया, ये होता है मिसयूज करना अपनी पावर को, और दूसरा आप उनसे पूछ लो कि भैया ऐसा है, हम तुम्हारे नौकर हैं, हमने तुमसे पैसा लिया है, तुम जो कहोगे हम वैसी पॉलिसी फ्रेम कर देंगे। यू से आई डू, नो क्वेश्चन आस्क, क्या हुक्म है मेरे आका। यूं मिनिस्टर्स बिकने लगे बाजारों में कि आप बताइए आपको क्या क्या इसमें चाहिए, हम टेलर मेड पॉलिसी बना देंगे आपके आदेश अनुसार। आप बताइए कि इसके अंदर किस चीज की टॉपिंग डालनी है, प्याज डालना है नहीं डालना, पनीर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितनी तरह की सॉसेज होनी चाहिए। हद हो गई, मतलब पॉलिटिशियंस के गिरावट की। मैं कहता हूं ये मतलब एथिकल डाउनफॉल इतना जबरदस्त आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। जो ये आम आदमी पार्टी इस समय दुनिया को अपना चरित्र दिखा रही है, ये कट्टर ईमानदार पार्टी किस तरीके से ईमानदारी का चोला उतार के अब कट्टर बेईमानी के नए नए मापदंड सेट कर रही है, ये देख के कोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और आपके और मेरे जैसा हर भारतीय हैरान परेशान है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ईडी ने 5 अब तक चार्जशीट दाखिल की हैं, और वो 5 चार्जशीट में ये पहली चार्जशीट थी जिसमें सिसोदिया के ऊपर डायरेक्ट क्वांटिफाई किया उन्होंने। ये सबको देखते हुए हाई कोर्ट ने 1 जून को जब सिसोदिया जी को बुलाया गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सिसोदिया जी से दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने पूछा, आप कहते हैं आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, आप कहते हैं उसमें कोई कमी नहीं थी, तो अब हमें यह बताइए कि फिर आपने वो पॉलिसी स्क्रैप क्यों की। आज तक इस तरह के क्वेश्चंस ऑपोजिशन पार्टी जैसे बीजेपी, आम जनता या आपके हमारे जैसे यूट्यूबर्स पूछा करते थे आम आदमी पार्टी से। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द जज ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट हैज आस्क्ड डायरेक्टली मनीष सिसोदिया, प्लीज एक्सप्लेन टू मी क्लियरली व्हाई डिड यू स्क्रैप दिस वेरी गुड पॉलिसी ऑफ योर्स। जिसके जवाब में ध्यान देने वाली बात है, मनीष सिसोदिया जी की काउंसिल कहते हैं कि सर मिलॉर्ड, हमने ये पॉलिसी इसलिए स्क्रैप की क्योंकि एलजी साहब ने आगे के हमारे जो शॉप्स थी वो खुलनी बंद कर दी, किसमें, नॉन कंफर्मिंग जोन में, जिसकी वजह से इस बिजनेस में बहुत नुकसान होने लगा। अब ध्यान देने वाले ये शब्द है। पहली बात, एलजी साहब ने बंद कर दी दुकानें खुलनी नॉन कंफर्मिंग जोन में।
अरे लिक्वर पॉलिसी ही डे वन से ये कहती है कि नॉन कन्फर्मिंग जोन में आप खोल ही नहीं सकते। मास्टर प्लान दिल्ली का ये कहता है कि आप नॉन कन्फर्मिंग जोन में खोल ही नहीं सकते। तो फिर आप नॉन कन्फर्मिंग जोन में अगर खोल रहे हो और एलजी साहब उसको मना कर रहे हैं, तो क्या एलजी साहब आपसे कोई पॉलिटिकल वेंडेटा खेल रहे हैं? क्या कुछ गलत कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए आप उनको गाली गलौज पे उतर आए? कौन एलजी, किसका एलजी, कहां का एलजी? एलजी अपने आप को समझता क्या है? क्योंकि वो तुमको मनमानी और अराजकता करने से रोक रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बिकॉज आपने उस जगह दुकानें खोलने के पैसे ऐंठ लिए लोगों से जहां खोलना आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। दैट इज ए क्लियर वायोलेशन ऑफ मास्टर लॉ दिल्ली का। अच्छा, दूसरी बात, इससे बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा था। कौन कह रहा है ये? चीफ मिनिस्टर का काउंसिल, बिजनेसमैन का काउंसिल नहीं कह रहा। ये ध्यान देने की बात है। चीफ मिनिस्टर को काहे का घाटा हो रहा है? क्या वो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है क्या? क्या उसकी भी पत्ती है क्या? बिजनेस में घाटे या फायदे से एक गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठे एक कैबिनेट मिनिस्टर का क्या लेना देना? ही इज नॉट अ पार्टी टू इट। उसको तो बिल्कुल ही न्यूट्रल होना चाहिए। फायदा, घाटा, नुकसान, मुनाफा बिजनेसमैन सोचे। चीफ मिनिस्टर ये क्यों कह रहा है काउंसिल कि उससे बिजनेस को बहुत घाटा हो रहा था? लेकिन इसके बाद जो उनको ऑफेंड करने वाली बात लगी सबसे बड़ी मुझे, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो जो ईडी के काउंसिल ने बहुत अच्छा खुद को डिफेंड किया, क्योंकि उनको डिफेंड कर रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीवी राजू जी डिफेंड कर रहे थे ईडी के केस को, जिन्होंने क्लियर एक्सपोजे करते हुए कहा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सच्ची बात यह है कि ये सब हुआ होता तो बिजनेस में नुकसान तो कई दिन से हो रहा था, लेकिन जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की गई एलजी द्वारा और इनको लगा कि अब हमारी काली कांडी खुल जाएगी, क्योंकि सीआईडी जो है वो फिर भी एक बार को इन्फ्लुएंस ये कर ले, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर हैं। सीबीआई को इन्फ्लुएंस करना इनके बस की बात नहीं, सेंट्रल एजेंसीज को ये नहीं मैनिपुलेट कर सकते। इसलिए इन्होंने इसको एलजी सक्सेना जी के ऑर्डर के बाद रफा दफा कैसे आनन फानन में करना है, ये इन्होंने इसके मंसूबे बना लिए। अब आपको जो मैं बात बता रहा हूं चलते चलते गायत्री जी, ये आपके दर्शकों के लिए और ज्यादा हैरत अंगेज है कि बेशर्मी की इंतहा देखिए। रोज एक नया पैंतरा अपनाते हुए आम आदमी पार्टी किसी तरीके मनीष सिसोदिया को वहां से बाहर निकालने का भरपूर प्रयास कर रही हैं, जिससे कि और ज्यादा उनकी पोले ना खुलें, जिसके चलते हुए अभी 1 तारीख को तो उनकी हियरिंग हुई, आज हम 2 तारीख को बात कर रहे हैं, और 2 तारीख की ही आज एक और पिटीशन लगाई हुई है मनीष सिसोदिया जी ने कि मुझे बेल दे दी जाए, भले इंटरिम बेल दे दी जाए, क्योंकि मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। मेरी बीवी की तबीयत खराब है, जिसके चलते मुझे बेल दी जाए। और आपके व्यूअर्स को याद होगा, हमने पहले भी कहा था, पिछले महीने भी उन्होंने एक ऐसी बेल प्ली लगाई थी जिसमें काउंसिल ने अप्रूव कर दिया था कि जब उन्होंने बेल प्ली लगाई उससे 4 दिन पहले ऑलरेडी उनकी वाइफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका था, लेकिन ये ना बताते हुए, कंसीलमेंट को फैक्ट ऑफ करते हुए उन्होंने फिर भी ये बेल प्ली लगाई। और अब की बार उन्होंने ये लगाई है कि भाई मुझको इसलिए रिहा कर दिया जाए क्योंकि मेरी बीवी को मेरी जरूरत है। समझ रहे हैं ना? कभी बीवी को, कभी बच्चों को, कभी देश के बच्चों को मेरी जरूरत है। कुछ भी अपना एक नैरेटिव सेट करते हुए, विक्टिम कार्ड खेलते हुए उनको वहां से बाहर निकलना है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अगर 100 दिन बाद भी वो वहां से बाहर नहीं निकल पाए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट ये कन्विंस्ड है कि उनका उसमें गहरा साजिश में हाथ है। वो साजिश करता है, साजिश रचयिता है, करता धरता ही वो है। और पैंतरे पे पैंतरा ऐसा खेलते जाते हैं कि अब उन्होंने एक और पिटीशन लगा दी है मनीष सिसोदिया जी ने। वो पिटीशन ये लगाई है कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोर्ट के अंदर सुरक्षा कर्मी मुझसे हाथापाई कर रहे हैं, मुझसे मारपीट कर रहे हैं। इस चीज को भी उनकी गलत प्रूव करने के लिए कोर्ट ने 23 मई ऑनवर्ड्स जो भी रिकॉर्डिंग्स है कोर्ट की, उन सबको प्रिजर्व करने का ऑर्डर दे दिया है। वो भी आगे आगे खुलासा हो जाएगा कि किसने उनसे हाथापाई की, मारापीटी की या नहीं की, या फिर से एक विक्टिम कार्ड खेलने का ये एक प्रयास कर रहे हैं। एंड बस लास्ट में बस एक ही बात, लास्ट का 10 सेकेंड्स लूंगा। इसके चलते हुए ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने भी एक स्टैंड ले लिया है और कोर्ट को कह दिया है कि हमें परमिशन दी जाए
कि आगे से हम इनको ऑनलाइन ही आपके सामने प्रोड्यूस कर दें, क्योंकि जब जब हम इनको फिजिकली लेके आते हैं तब तब आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स इतना हुड़दंग मचाते हैं कि पूरा कोर्ट जो है एक अखाड़े में कन्वर्ट करने का उनका प्रयास होता है। इसलिए ऑलरेडी उनके पर हर तरीके से कुतरने की तैयारी करते हुए इस समय से एनफोर्समेंट एजेंसीज ऐसा शिकंजा उनके आसपास कसती चली जा रही हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी अपना मुंह खोलेंगे, राज उगलेंगे और जो किंग पिन है, जो मास्टर रिंग मास्टर है, जल्दी ही उसको दोबारा इंटेरोगेशन और डिटेंशन के लिए आप और मैं जाते हुए देखेंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है गायत्री जी। जी आप कुछ कह रहे थे। इन्होंने कबूल किया है, पैसे कहाँ-कहाँ, कितने-कितने लिए हैं? इस बारे में बात कर रहे थे आप और मैं। जी, जी, मैंने आपको बताया ना कि ओवरऑल जो टोटल अब तक जो ईडी ने डाला है ना इनकी चार्जशीट में, वो ये कहा है कि एज़ अ एक्साइज़ मिनिस्टर जो टोटल हम समझ पा रहे हैं, जो टोटल नेक्सस है कि कहीं से आता है कि भी 100 करोड़ इससे ले लिए, कहीं आ रहा है 122 करोड़ इससे ले लिए, अलग-अलग को जो कोलेस करके जो ईडी ने चार्जशीट में डाला है, वो ये डाला है कि अब तक 622 करोड़ रुपया एज़ एन 622 करोड़ एज एन एक्साइज मिनिस्टर इन्होंने अब तक कहीं ना कहीं इसका घोटाला किया है। ऐसा हमारे पास इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन ये किया है एज एन एक्साइज मिनिस्टर। एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसका अमाउंट और बढ़ सकता है, क्योंकि वहां पे इनकी पावर्स और इनकी रेंज ऑफ एक्शन कई गुना और बढ़ जाते हैं। जैसे अभी ये पहले 2.2 करोड़ का इसका अमित का नहीं था इनके पास रिकॉर्ड, लेकिन अभी इनके पास रिकॉर्ड आ गया कि अमित अरोड़ा ने भी 2.2 करोड़ का कह दिया है। सिमिलरली जो टोटल अमाउंट लिक्वर गेट का है, मुझे लगता है वो स्कैम का कई गुना बड़ा मैग्नीट्यूड अभी निकल के आएगा, जो एक्चुअली हम लोग इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्योंकि ईडी एजेंसीज और सीबीआई एजेंसीज का अपना एक मजबूरी होती है कि वो पब्लिक स्टेटमेंट्स बहुत कम देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपके और मुझे कहीं नहीं बताती हैं। जब जब कोर्ट में उनका कोई ना कोई दायर करती हैं, वो अपना एप्लेट डायल करती हैं, तभी वो बताती हैं कि हमने ये चार्जशीट की है। 5 चार्जशीट अब तक हो चुकी हैं, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दोनों में एक एक अप्रूवल मनीष सिसोदिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये चीजें और ज्यादा टूटेंगी, बिखरेंगी, वैसे वैसे और ज्यादा सबूत और ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास, आपके और मेरे पास, इनको एक्सपोज करने के लिए आएंगे। पर फिलहाल जितना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आपको ईडी पे विश्वास नहीं, सीबीआई पे विश्वास नहीं, पुलिस पे विश्वास नहीं, कोर्ट पे विश्वास नहीं, तो आप क्या चाहते हो? जो आप कहते हो उसी को सत्य वचन मान लिया जाए? क्या आपको संविधान मान लिया जाए? ऐसा केजरीवाल जी होने वाला नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, ये आपकी या मेरी मर्जी से नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फेवर में जब रूलिंग आए तो आप कह दो कि हाँ भैया देखा हम सच्चे थे, लेकिन जब आपके अगेंस्ट रूलिंग आए तो आप कह दो देखा हमने कहा था ना ये सब मोदी के हाथ की कठपुतलियां हैं। ऐसा मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये ट्रेंड, ये सोच मुझे लगता नहीं इस देश के लोग अब एक्सेप्ट करने वाले हैं। बस गायत्री जी इतना ही कहना था मुझे आज के आपके शो में। आप की ऐसी हालत तो नहीं है, पर फिर भी कोई क्लोजिंग कमेंट आप दें तो हम सबको अच्छा लगेगा। आपकी चिरपिर सुनने के लिए आपके सभी दर्शक बेताब रहते हैं। सर आप ही क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए, आज नहीं दूंगी मैं। जी। नहीं नहीं, बस क्लोजिंग कमेंट तो हमारा यही है गायत्री जी की तरफ से कि आप सभी दर्शकों का हमें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपसे चलते चलते इतनी ही विनती है कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप में से कोई भी गायत्री जी को सपोर्ट करना चाहे तो उसके सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और इस मुहिम में अपनी भी छोटी सी, जिसे कहते हैं ना, इस महायज्ञ में अपनी भी छोटी सी आहुति देके आप हमारे हौसला अफजाई कीजिएगा। ऐसी ही प्रार्थना है आपसे। फिर आपसे जल्दी ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।